हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नम्रता एंड वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम अपना नया सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज उसी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठनों के क्या क्या फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स मतलब क्या क्या रूप हैं, किन किन रूपों में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने नाम सुने हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी तरीके हैं बिजनेस करने के। ठीक है, कि इन तरीकों में बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है? ठीक है, देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो सोल प्लस प्रोप्राइटरशिप। अब सोल का मतलब होता है ओनली या वन, ठीक है, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, एक तरीके से व्यवसायी, ठीक है, बिजनेसमैन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायी। ठीक है, तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो देखिए, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल who is the recipient of all profits and bearer of all risks. The word sole means only and proprietor mean owner. ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके का ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विच इज ओन्ड, ठीक है, जो पूरी तरीके से ओन्ड है, मैनेज्ड है एंड कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? बाय एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, जो सारे प्रॉफिटों को खुद के पास रखेगा और जितने भी रिस्क हैं उनको बियर करेगा, यानी जितने भी रिस्क हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको खुद बियर करेगा। यानी एक इंडिविजुअल बंदा, एक इंडिविजुअल पर्सन जो पूरे बिजनेस को ओन करेगा, पूरे को मैनेज करेगा, वही कंट्रोल करेगा। ठीक है, और अंत में जो भी प्रॉफिट होगा उसको रिसीव करेगा, वही रेसिपिएंट होगा, और जितने भी लॉसेज या रिस्क होंगे उन सभी को वो खुद अकेला बंदा बियर करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और क्या बताता है कि देखो, सोल मीन्स होता है ओनली, ओनली यानी कि वन, ठीक है, एक तरीके से कौन? एक व्यक्ति। एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ओनर यानी जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो ओनर। तो यानी एक ओनर होगा, ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक ओनर हो, जो पूरे उस बिजनेस को खुद ही कंट्रोल करेगा, खुद ही ओन करेगा, खुद ही मैनेज करेगा, और जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं उनको खुद ही भोगेगा, और जितने भी रिस्क और लॉसेस होंगे उनको भी खुद ही भोगेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है और कैसे क्लोज होता है। तो सीधी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक व्यक्ति के द्वारा, एक ओनर के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है। तो उसमें कोई भी ऐसी खास लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसकी फॉर्मेशन यानी इसे चालू करना, इसे शुरू करना बहुत ही ईजी है। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो कभी किसी बिजनेस में देखने को मिलता है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इसकी फॉर्मेशन जो है, यानी बिजनेस चालू करने का, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू करने का जो तरीका है वो बहुत इजी है। बहुत इजीली हम इसको चालू कर सकते हैं, इजीली फॉर्म कर सकते हैं, और इसके क्लोज होने का भी बहुत इजी तरीका है, इजी फॉर्मेट है। कभी भी हम इसे बंद भी कर सकते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि एक ही ओनर होता है तो उसकी मर्जी है, वो कैसे भी उसे स्टार्ट करे और कैसे भी उसे बंद कर सकता है। तो अगर बात करते हैं उसके फॉर्मेशन की, तो इसमें कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना किसी भी कायदे के अनुसार यानी किसी भी लॉ के हिसाब से इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन क्लोजर बहुत ही ईजी है। फिर बात करते हैं लायबिलिटी की। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें तो इसमें लायबिलिटी के रूप में देखें तो लायबिलिटी, भाई एक ओनर है जो पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करता है वो ओनर। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करता है। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट।
यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने वाला व्यक्ति सोल रिस्क बियरर होता है, यानी सारा जितना भी बिजनेस का रिस्क होगा वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति अकेला खुद से अपने सारे लॉसेस और सारे रिस्क बियर करेगा, और प्रॉफिट का रेसिपिएंट होगा, यानी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो सारे उसके होंगे, जो भी कुछ लॉसेस होंगे वो सब भी उसी के होंगे, कुछ भी रिस्क होगा तो वही बियर करेगा। तो यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल रिस्क बियरिंग होती है और पूरा प्रॉफिट एक ही व्यक्ति भोगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल में क्या देखेंगे कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला ओनर है जो पूरे बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी थी कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, उसमें क्या बताया था, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो भाई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और वही पूरी तरीके से उस बिजनेस को कंट्रोल करेगा, उसी के हाथ में पूरी शक्ति है, पूरी पावर है कंट्रोल करने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसमें कोई भी बिजनेस की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, यानी जो बिजनेस है वही बिजनेसमैन है। जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल होता है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो बिजनेस है वो अलग है और बिजनेसमैन है जो वो अलग है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, जब भी कभी हम लेखे करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई ये बिजनेस का अलग है और बिजनेसमैन अलग होता है। ऐसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कंपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करती है और उसके जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। वैसे तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, तो उसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जो बिजनेस है वही बिजनेसमैन एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलता है, यानी कि जब तक बिजनेसमैन जिंदा है, जब तक बिजनेसमैन अपने दिमागी रूप से बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, तब तक तो वो बिजनेस करेगा। और अगर कभी आगे इन भविष्य में वो यदि मर गया, उसकी डेथ हो गई, या वो दिमागी रूप से पागल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बिजनेस जो है वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या है कि भाई देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है ना, उसमें जो बिजनेसमैन है वो एक अकेला बंदा है, सारे डिसीजन खुद ही लेगा, खुद ही कंट्रोल करता है, खुद ही मैनेज करता है। तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको खुद ही डिसाइड करना है कि आगे उसको क्या करना है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से माल लेके आना है, कहाँ पे क्या करना है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो खुद ही अपने आप पे डिसीजन लेगा, किसी के भरोसे पे नहीं है। तो जैसे पार्टनरशिप में भाई सभी पार्टनर अगर एक मत होंगे तभी आगे फैसला होगा, वैसे ही कंपनी जो है, कंपनी में भी क्या है कि भाई मीटिंग होगी, सभी अगर राजी होंगे तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वही जल्दी से डिसीजन लेना इसमें इजी हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो एक ही बंदे के द्वारा चलाया जाता है, तो इसमें ये फ़ायदा है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन रहती है बिजनेस से रिलेटेड वो पूरी की पूरी कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो उसी बंदे के पास रहेगी। कहीं पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट सूचना है, बात है, तो वो लीक नहीं होगी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में देखने को मिलते हैं, कंपनी में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे बातें लीक होने का डर रहता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी डर नहीं रहता। जब एक ही बंदा है, सब कुछ वही कर रहा है, तो अपने पास इन्फॉर्मेशन को वो कॉन्फिडेंशियल रखता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक व्यक्ति ओन कर रहा है, एक व्यक्ति मैनेज कर रहा है, एक के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस बिजनेस में जो भी कोई प्रॉफिट होगा, जो भी कोई इंसेंटिव होगा, जो भी कोई कुछ भी इनकम जनरेट होगी, तो वो सारी की सारी कौन भोगेगा, वही सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, इसमें किसी को भी पार्ट ना करना कुछ नहीं पड़ रहा है, जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, जो भी कुछ इनकम हो रही है, वो सब सोल प्रोप्राइटर की होती है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें अकम्पलिशमेंट वाला सेंस रहता है कि भाई हाँ, जो खुद व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है वो सेटिस्फाइड रहता है, अपना खुद का डिसीजन वही ले रहा है, खुद से मेहनत कर रहा है, जितना भी कुछ भी इनकम जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा खुद ही
अपने पास रखेगा, कुछ भी लॉस होगा, कुछ भी रिस्क होगा वो खुद ही बियर करेगा। कुछ आगे क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है, वही खुद सब कुछ डिसाइड करता है। तो एक तरीके से उसके अंदर सेल्फ एकम्प्लिशमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात रहती है, ठीक है। तो ये इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसा कि हमने इसके फीचर्स में भी देखा था कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाता है और बहुत इजीली क्लोज भी हो जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी या फिर लीगल कोई भी रूल्स नहीं है करने के कि भाई इसको कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कि यहाँ जाना पड़ेगा, कि ये इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ही नॉर्मल, कभी भी आप इसे चालू कर सकते हैं और कभी भी इसे क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ फीचर्स एंड मेरिट्स। तो चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उसमें एक बंदा होता है, एक ओनर है जो पूरा बिजनेस चलाता है। तो जितनी भी वो कैपिटल लेके आएगा या जितना भी वो कुछ इन्वेस्ट करेगा तो एक ही अकेला करेगा। जबकि जैसे पार्टनरशिप हो गया या फिर कंपनी हो गई, तो इनमें क्या है, कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो खूब सारा इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, खूब सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो ये बात है। लेकिन इस बिजनेस फॉर्म में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई मेंबर नहीं है, एक ही इंसान है करने वाला, तो वही जो कुछ लेके आएगा वही लेके आएगा, इसीलिए रिसोर्सेज इसमें लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो इसमें यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो लाइफ होती है बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें एक ही ओनर होता है बिजनेस करने वाला। तो जब तक वह जीवित है तब तक तो बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो बिजनेस एंड हो जाएगा, बिजनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी कि दिवालिया हो जाता है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। इंसैनिटी यानी अगर यदि वो पागल हो जाए, ठीक है, कुछ दिमागी रूप से ख़राब हो जाए तो भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इस बिजनेस फॉर्म की लाइफ जो है बहुत लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक ही ओनर होता है तो उसी के ऊपर सारी लायबिलिटी होती है, सब कुछ वही देखता है, ठीक है। तो इस वजह से पूरी तरीके से वो हर चीज़ के लिए लायबल होता है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसमें हमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी देखने को मिलती है। एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस कर रहा होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर सारी खूबियाँ हों मैनेजरिंग की, यानी मैनेजर की सारी खूबियाँ हों, सब कुछ आता हो उसे, ऐसा कोई पॉसिबल तो है नहीं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इनकम जनरेट करता हो अपने बिजनेस से कि वो हर एक क्या फंक्शनिंग के लिए अपने पास एम्प्लॉयज़ रखे ना, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि एक इंसान के अंदर सारी खूबियाँ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब तरह की स्किल्स हो मैनेजिंग की वो कोई ज़रूरी नहीं है। और इतनी ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी भी नहीं होती, इतनी इनकम भी नहीं होती कि वो हर क्षेत्र में अपने हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय रख सके। जैसा कि हम कंपनीज़ में देखते हैं, तो कंपनीज़ में देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, उस तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में देखते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके की मैनेजरियल एबिलिटी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये इसकी लिमिटेशन है। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कहा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कई लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है। इसमें एग्रीड रेशो में, एग्रीड शेयर में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उनको आपस में बांटा जाता है, और जो भी एक्टिविटी की जाती है वो कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा ये गिवन डेफिनेशन है। अब इसके फीचर्स के बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन यानी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, ठीक है, कौन सा कायदा इसमें लागू होता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये जो लॉ है
ये इसके द्वारा ही इसे पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब देखिए लायबिलिटी जो होती है वो इस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी अनलिमिटेड लायबिलिटीज बियर करते हैं। ठीक है, उन सभी के ऊपर इक्वली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के द्वारा रिस्क इसमें इक्वली बियर किया जाता है, यानी सभी पार्टनर्स मिलकर रिस्क बियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यानी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के द्वारा मिल करके एक मत में अपना कोई भी डिसीजन लिया जाता है और सभी मिल करके इसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का इसमें है कि भाई पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रहती है, कब तक, जब तक कि रिटायरमेंट ना हो, डिसोल्यूशन ना हो, किसी की डेथ ना हो, कोई इंसॉल्वेंसी ना हो, कोई इंसैनिटी ना हो। तो अगर ना हो तो फिर ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है। बाकी कब ये ख़त्म होता है, इसका क्लोजर कब होता है, यदि कोई पार्टनर, अगर सपोज कीजिए कोई पार्टनर एडमिट हुआ, नया एडमिशन हुआ किसी पार्टनर का, तब पुरानी पार्टनरशिप जो होती है उसे समाप्त करना होगा और नए सिरे से नई पार्टनरशिप स्टार्ट करनी होगी। यदि कोई डेथ होती है, कोई रिटायरमेंट होता है, तो पुरानी जो पार्टनरशिप है उसे रद्द करके और नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करना होगा। डिसोल्यूशन होता है पूरी फर्म का, तब इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कभी इंसैनिटी हो जाती है, तो इन तरीके से पार्टनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स की यदि बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, मिनिमम से कहाँ से शुरू करेंगे, 2 मेंबर से, और मैक्सिमम इसमें 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तो द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अनुसार 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और इससे पहले जो लिमिट थी वो थी 100, जो थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार उसमें थी 100 मेंबर्स की। ठीक है, उसमें 100 मेंबर्स की थी, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 50। ठीक है, तो इसमें नया जो रूल है ना 2014 के अनुसार 50 है, तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पार्टनर्स की उपस्थिति अनुपस्थिति में पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट बनकर भी काम करते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी बताया है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कि भाई जो बिजनेस है वैसे तो वो सभी के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन जब कभी एब्सेंस ऑफ पार्टनर होता है तो एक दूसरे के बिहाफ पर वो कभी किसी के प्रिंसिपल और कभी किसी के एजेंट बन जाते हैं, इसीलिए इसको म्यूचुअल एजेंसी कहा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्टनरशिप के कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मेरिट्स हैं। मेरिट में है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो इजीली फॉर्म किया जा सकता है और इजीली उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, एक तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो, तो इसीलिए एक तरीके से ये इजी हो जाता है उसका फॉर्मेशन। कोई भी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी ज़्यादा फालतू फॉर्मेलिटी नहीं होती करने की। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म तो हो जाती है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसको रजिस्टर करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग पार्टनरशिप फर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्टनर्स रहते हैं, तो एक साथ जो भी डिसीजन लेना होता है वो सभी मिलकर के एक मत होकर के डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोर फंड्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसमें कई सारे पार्टनर्स होने के कारण काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, बहुत सारा कैपिटल उसमें देखने को मिलती है। जहाँ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी तो वहाँ पे केवल एक ही ओनर होने की वजह से वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में काफ़ी सारा फंड, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल देखने को मिलती है। तो सभी पार्टनर्स अपनी अपनी तरफ से कैपिटल लगाते हैं, इसीलिए मोर फंड्स इसका मेरिट है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क यानी कि देखिए जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि केवल एक ही ओनर होता है, तो वो जो भी उसका रिस्क होगा, कोई भी
लॉसेस होंगे तो वो सब उसे ही अकेले को बियर करना पड़ेगा। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सभी पार्टनर्स इक्वली सारे रिस्क एंड लॉसेस को बियर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ रिस्क ज़्यादा रहती है। फिर नेक्स्ट है सीक्रेसी। तो सीक्रेसी जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देख सकते हैं कि सीक्रेसी कि वहाँ पर सीक्रेसी अच्छे से रहती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है तो वो अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी तरीके हैं, कुछ भी अपना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, कुछ भी बातें सीक्रेट रखना चाहता है तो वो इजीली रख सकता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसमें भी हमको सीक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के लिए ही काम कर रहे होते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा मैटर वो बाहर आउट करें। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि इस तरीके से अपने मैटर में, अपने बिजनेस मटेरियल में वहाँ पे सीक्रेसी देखने को मिलती है। सभी अपनी जो भी बातें हैं या फिर फर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको सबको सीक्रेट रखते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था तो उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वन ओनर होता है, वही सारे तरीके से लाइबल होता है अपने बिजनेस को लेके। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी सभी पार्टनर्स इक्वली अपने बिजनेस को लेकर लाइबल होते हैं। ठीक है, कि जब फर्म अगर दिवालिया भी हो गई तो जितना भी उसका लोन एडवांसेस वगैरह जो उन्होंने लिए हुए हैं या जो भी कुछ फर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको खुद बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेशन क्यों बताया है, जबकि यहाँ पर बताया था मोर फंड्स। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसमें है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, इसका मतलब हमें जब अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो वहाँ पे हमें यहाँ पर पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट रहती है पार्टनर्स की कि मिनिमम, जैसा कि हमने पढ़ा था, मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम वहाँ पर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी फर्म में। ठीक है, क्योंकि जितने पार्टनर्स होंगे केवल उतना ही वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जब कई सारे पार्टनर्स होते हैं तो उनके बीच में आपस में कलह होने की संभावना, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने की संभावना रहती है, क्योंकि हो सकता है कोई भी ऐसा डिसीजन हो या फिर कोई भी ऐसा स्टेप हो जिसमें वो एक तरीके से एक मत ना हो। ठीक है, वन माइंडेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है कई सारे डिसीजंस में, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। कोई तो कह रहा है कि ये होना चाहिए, कुछ पार्टनर्स कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो इसमें हमें ये लिमिटेशन देखने को मिलता है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब कि जब भी कभी पार्टनरशिप फर्म हम बनाते हैं तो यदि अगर हमको उसमें कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो हमें प्रीवियस जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसे हमें समाप्त करना होगा। अगर जैसे सपोज कीजिए किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, तो फिर हमें पुरानी जो पार्टनरशिप है वो समाप्त करनी होगी। ठीक है, नए सिरे से पार्टनरशिप स्टार्ट करनी होगी। अगर कोई रिटायर हो गया है पार्टनर या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पर भी हमें जो पार्टनरशिप फर्म है हमारी उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा और नए सिरे से पार्टनरशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही डिसॉल्यूशन में भी, ठीक है, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूटी की बात करें तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी पार्टनरशिप फर्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो इसमें यह है कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है पार्टनरशिप फर्म को लेकर वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करे सबके सामने। ऐसा मतलब कोई कंपलसरी नहीं होता कि वो उनको करनी ही पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रेजेंट पब्लिक के सामने। तो एक तरीके से फिर पब्लिक कैसे उन पर विश्वास करे कि क्या पोजीशन रही है इस पार्टनरशिप फर्म की, इस बिज़नेस में हम क्यों इन्वेस्ट करें, या फिर किस तरीके से वो उस बिज़नेस को लेके कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म में किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव यानी सक्रिय, यानी कि जो मैनेजमेंट में पूरी तरीके से सक्रिय होता है, बिजनेस को फुल्ली अपना टाइम देता है, ठीक है, पूरी तरीके से एंगेज होता है, तो वो एक्टिव पार्टनर होता है। अब एक्टिव पार्टनर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अगर कैपिटल की बात करें तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल लेकर आता है,
मैनेजमेंट में भी फुली पार्टिसिपेट करता है। पीएनएल में उसका शेयर होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, ठीक है। और लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। इसे डोरमेंट कह लीजिए चाहे स्लीपिंग। अब नाम से समझ में आ रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर इसका मतलब सोते रहने वाला। सोते रहने वाला का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में जाके सो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी वो सारे काम करता है। जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है फुल्ली, जैसे एक्टिव पार्टनर करता है, वैसे डोरमेंट पार्टनर भी। मैनेजमेंट में क्या है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इसीलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर कहा है। फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस वो शेयर करता है, और लायबिलिटीज उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा है, सीक्रेट पार्टनर यानी कि ऐसा पार्टनर जो सीक्रेटली काम करता है, यानी कि एक तरीके से छुप के काम करता है बिजनेस में, किसी को पता नहीं चलने देता कि वो भी पार्टनर है बिजनेस में, ठीक है। तो वो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जैसे और दोनों पार्टनर्स करते हैं, तो वो भी कैपिटल लेकर आता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, किसी को पता ना चले कि वो पार्टनर है बिजनेस में, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉसेस भी वो शेयर करता है, काम तो वो कर ही रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस तो ऑब्वियसली शेयर करेगा। और लायबिलिटी की बात करें तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि नाममात्र का पार्टनर, एक तरीके से जो केवल कहने के लिए पार्टनर है, बाकी वो एज अ पार्टनर जैसा कोई भी काम कर नहीं रहा है। कैसे कि वो डू नॉट कंट्रीब्यूट इन कैपिटल भी नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करता, और लायबिलिटीज़ जो है उसकी अनलिमिटेड होती है। तो ये सब ना होने के बावजूद भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे, नॉमिनल पार्टनर जो होता है ना, वो नाममात्र का पार्टनर होता है, एक तरीके से वो दुनिया को ऐसा दिखाता है, सभी पब्लिक को ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है बिजनेस में, बाकी वो पार्टनर एक्चुअल में होता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे किसी फैमिली में एज अ मेंबर शो करते हैं खुद को कि हम इस फैमिली में एक मेंबर हैं, तो एक तरीके से जो भी वो फैमिली करेगी वो सारा काम हम भी उस चीज़ के लिए लायबल होंगे, ठीक है, कि तुम्हारी फैमिली ने ये क्राइम किया है, या फिर तुम्हारी फैमिली इसमें फंस गई है, या तुम्हारा ये हुआ है, जो भी कुछ हुआ होता है उस रिलेटेड फैमिली में, तो एज अ मेंबर होने के नाते, क्योंकि तुमने सबको पब्लिकली ये प्रेजेंट किया है, ये दिखाया है, जताया है कि तुम भी उस फैमिली में एक हिस्सा हो, एक पार्टनर हो, तो तुम पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में भी देखने को मिलता है। जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो नाममात्र का पार्टनर होता है, वो केवल पब्लिक को ये जताता है, ये दिखाता है कि वो भी उस पार्टनरशिप फॉर्म का एक हिस्सा है, बाकी ऐसा कोई भी पार्टनर जैसा वो काम नहीं करता, इसीलिए उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। आगे देखते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल जो है वो नॉमिनल पार्टनर का ही एक रूप है, जिसमें ये देखते हैं कि भाई वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता। पार्टनर बाय एस्टोपल भी कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में भी कोई हिस्सा नहीं लेता, और पीएनएल भी वो शेयर नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करता, बावजूद उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी नॉमिनल पार्टनर का ही एक हिस्सा है, जो कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी कोई कैपिटल नहीं लेके आता, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी उसका कोई शेयर नहीं होगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि चाहे अंदर या बाहर किसी भी रूप में पार्टनर होता है किसी भी फर्म का, तो उसकी लायबिलिटी जो होती है वो तो अनलिमिटेड ही रहेगी, बाकी ये निर्भर करेगा कि भाई वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पीएनएल शेयर करेगा, मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है तो पीएनएल शेयर करेगा, तो ये उसके सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। बाकी ये जो है पार्टनर बाय एस्टोपल ये दुनिया को जताता है, कहता है कि भाई मैं इस जो फर्म है उसका पार्टनर हूँ, या फिर लोगों को ये दिखाता है, वही मैंने जैसा कि कहा कि नॉमिनल पार्टनर का ही एक रूप है, वो दिखाता है लोगों को कि भाई मैं भी इस तरीके से इस फर्म का पार्टनर हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक्स अगर बैंक में लोन लेने गया, तो ए जो है
ठीक है। ए है वहाँ पर बैठा हुआ है और वो एक तरीके से उसको बैंकर को जताएगा, बोलेगा कि हाँ इनको लोन दे दीजिए, मैं भी इन्हीं के फर्म का पार्टनर हूँ और भरोसा रखिए। तो एक तरीके से बैंकर उस पर भरोसा करते हुए ए पर, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, तो वो एक्स को ग्रांट कर देगा लोन, क्योंकि जो बैंकर है वो ए पर बिलीव करता है, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पर ए ने ये जताया बैंक को कि वो भी उस पार्टनरशिप फर्म का ही एक पार्टनर है, तो इसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। फिर है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का भी यही मतलब हुआ। इसमें क्या है कि जो पार्टनर होता है वो ना तो हाँ कहता है और ना ही ना करता है, यानी कि ना तो मना कर रहा है ना हाँ कह रहा है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो एक तरीके से लोगों को ये लगता है, पब्लिक को ये दिखा रहा है कि मैं भी उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही हूँ। तो एक तरीके से वो पब्लिक को ये शो करता है कि वो भी उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, बिना कुछ कहे बिना कुछ करे। तो वो भी एक तरीके से फिर लायबल होता है, जो भी कोई एक्टिविटी होती है उस फर्म की उसमें वो भी लायबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने देखे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में किस किस तरह की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कि टाइम बेसिस के हिसाब से कितने तरह की पार्टनरशिप होती है। तो सबसे पहले होती है पार्टनरशिप एट विल एंड दूसरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा, यानी कि पार्टनर्स की आपसी इच्छा और आपसी समझ, आपसी सहमति से कभी भी ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है और कभी भी इसे वो क्लोज कर सकते हैं। यानी कि पार्टनर्स की जो इच्छा है उसके हिसाब से ये फॉर्म होती है और ये क्लोज होती है। जब उनकी इच्छा होगी तब वो समाप्त कर देंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब वो चालू करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल यानी इच्छा के हिसाब से चलने वाली पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है ऐसी पार्टनरशिप जो किसी प्रोजेक्ट के बेसिस पर फॉर्म हुई हो, जैसे कोई ब्रिज, डैम या कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हुआ या फिर कोई भी और रीज़न से प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया हो, तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट एकम्प्लिश हो जाएगा, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तभी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब बात करते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की बेसिस पर कितने तरह की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। सबसे पहले है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है। ये जो पार्टनरशिप होती है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आगे लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि जो ये लिमिटेड पार्टनरशिप है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किसके बेसिस पर लाई गई है। तो न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 के बेसिस पर ये इंडिया में लाई गई है, जिसको हम LLP भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए ये इस तरह की पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड रहती है, बाकी अदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो एक पार्टनर की इसमें अनलिमिटेड होगी ही होगी, बाकी अदर की लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डू नॉट टर्मिनेट। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। जिस तरीके से हमने जनरल पार्टनरशिप देखी, जब कभी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन या फिर इंसैनिटी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें जनरल पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। यदि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है पार्टनर, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो वो फिर अपने हिसाब से लेंगे जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं। तो इस तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर के लिए तो उसके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। इसी वजह से लिमिटेड पार्टनर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरीली होना ही चाहिए, यानी कि एक तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जबकि जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर से रिलेटेड कि जो माइनर होता है ना उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं देखने को। तो सबसे पहला है इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइनर होता है वो इनकम्पिटेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, यानी कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। एक्चुअल में माइनर होता कौन है, तो माइनर जो होता है वो बिलो 18 ईयर्स एज वाला पार्टनर कहलाता है, ठीक है। जो बिलो 18 ईयर्स एज होती है जिसकी भी, वो माइनर कहलाता है। और बिलो 18 ईयर्स एज इन द आइज ऑफ लॉ, तो कानून की नज़र में किसी भी तरीके से वो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इनकम्पिटेंट होता है। नेक्स्ट है एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर बट नॉट शेयर लॉसेज, ठीक है। इसमें ये कहा है कि जो माइनर होता है ना वो प्रॉफिट्स तो शेयर कर सकता है लेकिन लॉसेज शेयर नहीं करेगा, और प्रॉफिट्स भी कब शेयर करेगा, जब म्यूचुअल कंसेंट होगी सभी पार्टनर्स की, यानी कि सभी पार्टनर्स एक मत होंगे भाई, उनकी सलाह से ही वो एक तरीके से प्रॉफिट शेयर कर सकता है, बाकी लॉसेज में तो उसका कोई पार्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, इसका मतलब उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वहाँ तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, यानी माइनर लिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ माइनर चेंजेस व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी, यानी कि जब माइनर मेजर कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि जब वो 18 प्लस हो जाता है, जब वो मेजर बन जाता है, मेजॉरिटी में आ जाता है, तब वो अपने स्टेटस चेंज कर सकता है एक तरीके से, क्योंकि अब वो मेजर हो गया है, 18 अबव हो गया, तो अब उसको सारे राइट्स मिल जाते हैं मेजर होने के, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज डिसीजन विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, तो इसका मतलब ये है कि जब माइनर मेजर कैटेगरी में आ जाता है, जब वो मेजॉरिटी गेन कर लेता है, तब वो नोटिस देता है विद इन 6 मंथ्स, उसको नोटिस देना होता है, ये बताना होता है कि अब वो आगे चल के इस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब जब करेगा तो उसको सारे मेजॉरिटी वाले राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए कुछ माइनर के प्रोविजंस। तो चलिए अब समझते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ है अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल यानी कि एक तरीके से ये पार्टनरशिप के बारे में ही है, ठीक है, जहाँ पे कई सारे पार्टनर्स इकट्ठे होकर के किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक तरीके से एक एग्रीमेंट होता है जिस पर सभी पार्टनर्स मिलकर के साइन करते हैं कुछ उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर के, ठीक है। कैन बी ओरल और रिटन, ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये ओरल और रिटन दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एडवाइजेबल ये रहता है कि वो रिटन हो, तो रिटन फॉर्म में होगी तो क्या होगा, आगे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होगी, ठीक है। So it is the written agreement which specifies the term and condition that govern the partnership is called partnership deed। तो ये एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटन डाउन किया गया रिटन एग्रीमेंट है, सभी पार्टनर्स के द्वारा इकट्ठे होकर के ये समझौता एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि जिसमें लिखा जाता है कि भाई सब चीज़ों के बारे में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम सब पार्टनर्स कैसे कैसे मिल करके अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे अपने पूरे बिजनेस को। तो ये जितने भी सारे उनके जो नियम कायदे कानून या फिर जिन आधारों पर वो पार्टनरशिप चलने वाली है वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये ओरल और रिटन दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये एडवाइजेबल है कि वो रिटन ही हो जिससे आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है पार्टनरशिप फर्म का। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, तो इट मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम अलॉन्ग विद द रेलिवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म कैप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। एक तरीके से क्या होता है, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी तो नहीं होता, ये इच्छा के ऊपर है, अगर फर्म चाहती है अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना तो करवा सकती है, और अगर नहीं चाहती है तो नहीं भी करवाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। एक तरीके से अपनी फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है उसमें अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना ही एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शनल बट एडवाइजेबल, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है कि भाई तुम करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, लेकिन एलएलपी जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ कंपलसरी होता है। जनरल पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब तो इस तरीके से ये एडवाइजेबल होता है कि करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी ये इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आगे है कॉन्सिक्वेंसेज इफ नॉट रजिस्टर्ड,
क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर फर्म रजिस्टर नहीं होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसमें लिखा है कि कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स और थर्ड पार्टी, यानी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है हमारी फर्म, तो एक तरीके से फर्म जो है वो ना तो स्यू कर हो सकती है ना स्यू कर सकती है, यानी कि कोर्ट केसेस ना तो उस पर आ सकते हैं ना वो खुद कर सकती है कोर्ट केसेस किसी भी फॉर्म में, ना अपने पार्टनर्स पे ना किसी थर्ड पार्टी पे ना किसी पर भी। तो मतलब वो किसी भी प्रकार से अगर कोई आगे लफड़ा हो जाता है तो कहीं पे भी कोर्ट केस नहीं कर सकती। इट कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट एनीथिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है कि मतलब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द ROF, यानी जो फर्म का एप्लीकेशन होता है सभी पार्टनर्स के द्वारा उसको सबमिट किया जाता है ROF को, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को सबमिट किया जाता है, जिसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा जाता है कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हुई है, क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, कितने पार्टनर्स हैं, सभी के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानकारी उसमें दी जाती है। तो क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया भाई नेम ऑफ द फर्म, क्या नाम है फर्म का, लोकेशन, ठीक है, कौन सी लोकेशन पर है फर्म, P से प्लेसेस, यानी कि फर्म कौन कौन से प्लेसेस पे अपनी ब्रांचेस लोकेट कर रखी है, फिर D से ड्यूरेशन, यानी फर्म कितने टाइम ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करेगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है या फिर किस फॉर्म की पार्टनरशिप है तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। फिर A से है कि जो पार्टनर्स हैं उनका क्या एड्रेस है, कहाँ कहाँ रहते हैं। फिर D से है डेट, कि कब पार्टनर्स ने किस डेट पर फर्म में एंटर किया था, किस दिन ज्वाइन किया था पार्टनरशिप फर्म को। तो इस तरीके से सबमिट की जाती है सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म में। उसके बाद में सभी इस पर साइन करते हैं, सभी पार्टनर्स के इस पर सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में फीस डिपॉजिट करवाई जाती है। ठीक है, और थर्ड लास्ट है कि द ROF विल मेक एंट्री इन ROF एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है वो अपनी रजिस्टर में जो फर्म है उसको दर्ज कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्टनर्स को और उनकी फर्म को दे देता है, भाई उनके लिए इशू कर देता है कि हाँ अब आपकी फर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है। तो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। As per section 220 of Act, a company means company incorporated under this Act or any other previous company law। इसका मतलब ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है, या फिर एज पर सेक्शन 220 ऑफ एक्ट अगर बात करें तो द कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी किसी भी तरह की कंपनी लॉ के अंडर वो फॉर्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाई जाती है। तो द कंपनी एक्ट 2013 हो या फिर कंपनीज एक्ट 1956 हो या फिर इससे भी प्रीवियसली कोई भी कंपनी एक्ट हो अंडर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ, तो उसके अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद बताया है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। तो एक तरीके से उस कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। वाइल BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है। ठीक है, जो पूरी कंपनी को मैनेज करती है, उसके वर्किंग को मैनेज करती है, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी कि ये जो चीफ मैनेजिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, तो जो कंपनी की कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम शेयर्स कहते हैं, और शेयर्स को कौन बाय करता है, शेयर होल्डर्स। तो जितने ज़्यादा शेयर्स शेयर होल्डर्स बाय करेंगे उतने ही ज़्यादा वो उसके ओनर कहलाए जाएंगे, क्या उसे उतनी लिमिट तक वो उसके ओनर कहलाए जाएंगे। ठीक है, उसके आगे बताया है कि विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन, यानी कि ये जो शेयर्स हैं इनको वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी शेयर होल्डर्स जो हैं वो इन शेयर्स को आपस में बाय और सेल करते रहते हैं। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, यानी कि एक तरीके से लॉ के द्वारा बनाया गया पर्सन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक तरीके से इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिली हुई है।
परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, इसको हम फीचर्स में जानेंगे। एंड अ कॉमन सील, एक तरीके से स्टैम्प या फिर एक तरीके की सील, एक तरीके की सिग्नेचर्स जो कंपनी के खुद के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है। देखते हैं उसके कुछ फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले है फीचर्स में सबसे पहले है आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में जो कंपनी होती है वो एक तरीके से पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। जैसे नॉर्मली एक पर्सन रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, तो वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पर लोन ले सकता है। तो इसी तरीके से कंपनी भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पर लोन ले सकती है, तो उसे एक तरीके से पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसे कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें ये माना जाता है कि जो ओनर है और जो कंपनी है वो डिफरेंट होती है, अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखती है, ठीक है। तो इनकी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो ओनर की असेट एंड लायबिलिटीज़ हैं और जो कंपनी के असेट एंड लायबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन में है कि भाई जो कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से क्रिएट होती है, इनके रूप में क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो कंपनी रहती है उसका जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही लेंदी रहता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारा लंबा लेंदी प्रोसेस रहता है। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है, कंपनीज एक्ट 2013 एंड 1956 के हिसाब से। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, ठीक है। तो एक तरीके से मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो कंपनी है वो एग्जिस्ट रहेगी, वो हमेशा उसी तरीके से एग्जिस्टेंस में रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअली चलती रहेगी, चाहे उसके ओनर्स आएँ जाएँ, शेयर होल्डर्स जाएँ आएँ, कुछ भी होता रहे, कुछ भी चेंजेस होते रहें, लेकिन कभी कंपनी समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि लंबे टाइम तक, बहुत लंबे प्रोसेस में कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और इसका वाइंडिंग का अलग से प्रोसेस होता है, पूरा एक मेथड है, पूरा तरीका होता है, पूरा प्रोसेस रहता है, जिसके द्वारा ये कह सकते हैं कि वाइंड ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का समापन, उसको करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल। तो कंट्रोल जो है उसमें ये है कि भाई जो कंपनी है उस पर कंट्रोल किसका होता है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जैसा कि हमने समझा अभी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो एक तरीके से वो उनका कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है, एक्चुअल में देखा जाता है कि उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है बजाय शेयर होल्डर्स के, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या है कि आज शेयर्स कुछ खरीदे फिर कल को कुछ बेच दिए, तो वैसे तो एक्चुअल में ओनर्स वही होते हैं, है ना, लेकिन वो कम पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। तो प्रॉपरली देखा जाए तो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में जो देखा जाता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरीके से एंगेज होते हैं अपने जो मैनेजमेंट है उसमें, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एज अ केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल पावर रहती है कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है कंपनी में, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, जहाँ तक उन्होंने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वहाँ तक उनकी लायबिलिटी रहती है, बाकी जो है सभी की लिमिटेड लायबिलिटी में रहते हैं। अब नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कॉमन सील का मतलब होता है मोहर, कंपनी की मोहर यानी एक तरीके से सिग्नेचर, कंपनी की खुद की सिग्नेचर्स। जैसे एक नॉर्मल इंसान के अपने खुद के सिग्नेचर्स होते हैं, वैसे ही कंपनी के खुद के अपने सिग्नेचर्स होते हैं, उसको कॉमन सील कहा है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग में देखा जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जहाँ तक उन्होंने कैपिटल लगाई है वहाँ तक वो रिस्क बियर करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बियर करते हैं रिस्क। तो इसमें रिस्क का ये खेल रहता है।
तो नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में ये देखा जाता है कि जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स कंपनी का रिस्क बियर करते हैं। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में देखा, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, पूरी सोल प्रोप्राइटर में पूरी तरीके से जो एक बंदा है, एक ओनर है अपना, वही केवल रिस्क बियर करता है पूरी कंपनी का, ठीक है। उसी तरीके से पार्टनर्स जो हैं उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो बियर करते हैं रिस्क। इसी तरीके से कंपनी में अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पूरी कंपनी का रिस्क बियर करते हैं अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है अपनी कंपनी में, तो वहाँ तक वो अब उसका रिस्क बियर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनको ओनर्स कहा जाता है कंपनी का, वे लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं, ठीक है। उनकी लायबिलिटी जो है अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है, जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है कंपनी में, उतने तक उनकी जो लायबिलिटी है वो सीमित रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में ये देखा जाता है कि जो कंपनी है ना, उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको ओनर्स कहा जाता है, ठीक है, वे कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, तो उसको बाद में वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचता करता रहता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इसमें चलता रहता है। तो एक तरीके से ये ईजी हो जाता है इन्वेस्ट करना कंपनी में, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेरिट है, जिससे लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, जैसा कि हमने फीचर्स में भी देखा, कि इसमें क्या होता है कि कंपनी के ख़त्म होने का, समाप्त होने का कोई खतरा नहीं रहता कि अब कंपनी ख़त्म हो जाएगी। कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स जाएंगे, ओनर्स बनेंगे, क्रिएट होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, है ना, बाय करेंगे शेयर्स, सेल करेंगे शेयर्स, तो कुछ भी करेंगे, तो पीपल में गो एंड कम, ठीक है, लेकिन कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एग्जिस्टेंस में रहती है, वो निरंतर रूप से कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। और इसको ख़त्म करने का एक अलग से प्रोसेस होता है, वाइंडिंग अप करना, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके तहत ही कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो स्कोप फॉर एक्सपेंशन से कंपनी का क्या मतलब है कि भाई देखो, ये जैसे अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, अगर उनसे कंपेयर करें कंपनी को, तो इसमें एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें खूब सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। जबकि देखा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कि वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक लिमिटेड सोर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शेयर होल्डर्स हो, ओनर्स हों, चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो, उसके लिए वाइड सोर्स हो जाता है एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो वे और ज़्यादा ही ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें रिस्क बियरिंग रहती है, अच्छे से लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, ठीक है। तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता कंपनी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा, अगर हम उसे कंपेयर करें अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो कंपनी में देखा जाता है कि बहुत ही हाई क्लास, बहुत हाई फाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि इसमें कई सारे तरह तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वेल वर्स्ड होते हैं अपने एक्टिविटीज़ में, अपने जॉब में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास इतना रिसोर्सेज होते हैं कि वो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छे से अच्छे क्या कहते हैं मैनेजिंग जो उनकी टीम है वो स्थापित कर सकें। अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से, तो उनके कंपैरिजन यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और एक तरीके से जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन से हम ये समझते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसे फॉर्म करना बहुत टिपिकल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारी फॉर्मेलिटी की इसमें ज़रूरत होती है, तरह तरह के इसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी होती है। तो इस तरीके से देखें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका फॉर्मेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। तो लैक ऑफ सीक्रेसी से हम ये समझते हैं कि जैसे देखिए हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे जो भी बिजनेस रिलेटेड बातें होती हैं वो उनके आपस में बीच में सीक्रेट रहती हैं।
सोल प्रोप्राइटर जो ओनर रहता है वो अपने पास अपने बिजनेस की चीज़ें सीक्रेट रखता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई शेयर करने के लिए होता ही नहीं है। अदर पार्टनर्स जो रहते हैं वो अपने जो भी इंटरेस्ट हैं, वो अपने जो भी बातें हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो अपने आप तक सीमित रखते हैं, उसको सीक्रेट रखते हैं। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखें तो यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी देखने को मिलती है। वो इसलिए भी क्योंकि हमें प्रेजेंट करना होता है पब्लिक को, हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए अपनी ग्रोथ, अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक को शो करनी होती है। जो आउटसाइडर्स हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड पीपल हैं, जो भी यूज़र्स हैं इंफॉर्मेशन के, वो उन सबको हमें अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की, वो सब कुछ दिखानी होती है। तो यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट रहने जैसी कोई चीज़ बचती ही नहीं है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैनेजिंग बॉडी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो शेयर होल्डर्स तो एक तरीके से केवल अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और चाहे जब वहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब वो सेल करते हैं, बाय करते हैं, है ना, अपने अनुसार, अपने प्रॉफिट को देख करके, अपने प्रॉफिट मार्जिन को रख करके, है ना। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो मैनेज करते हैं पूरी कंपनी को, ठीक है, वो सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सारी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उनका। तो इस तरीके से देखने को मिलता है इसमें इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट की जो हायरार्की होती है, यानी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, इन सब में क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। अगर कोई भी बात होगी तो जैसे सपोज कीजिए शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ बात करनी है तो केवल वो जनरल मीटिंग में अपनी बात सबके सामने रखेंगे, या फिर कुछ भी उनको पता चलेगा तो सब जनरल मीटिंग में पता चलेगा। वहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने तरीके से अपना जो भी मैनेज करेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें देखने को ये मिलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें आपस में, और फिर जो भी हायरार्की रहती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या फिर लोअर मैनेजमेंट, अपने डेटर्स, क्रेडिटर्स, अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं उन तक हम अपना जो पर्सनल रिलेशन है वो अच्छे से इसमें रख नहीं पाते, क्योंकि बहुत बड़ी हायरार्की होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशन। जैसा कि हमने देखा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना, कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो उसी तरीके से इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस, इसमें बहुत सारी कानूनी रूप से प्रक्रियाएं जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो हमको कैसे फॉर्म करनी है कंपनी, पहले तो उसका पूरा प्रोसेस, फिर उससे रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखना, उनको अपने पास रखना, मौजूद रखना, ठीक है, अच्छे से संभाल कर रखना। तो कई सारे और फिर नियम जो है, और फिर इसमें कई सारे कायदे नियम हैं जिनको फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और उससे पहले के जितने भी एक्ट्स हैं 1956 और जो भी एक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कंपनी से, तो उनके सबके हमें कायदे और कानून जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे न्यूमरस रेगुलेशन देखने को मिलता है, जिससे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक तरीके से एक साइकिल में चलना होता है, एक प्रोसेस में चलना होता है। तो उससे क्या है, कई बार देखने को मिलता है कि इसमें डिले हो जाते हैं डिसीजंस लेने में, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इसमें देखा जाता है, हालांकि शेयर होल्डर्स जो हैं एक तरीके से उन्हें ओनर कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो एक तरीके से जब ओनर कहा जाता है तो फिर सब देख रेख, सब रखाव, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, वही अच्छे से बिजनेस को देखेंगे, वही बिजनेस को चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो बिजनेस चलाता है प्रॉपर तरीके से, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ एक तरीके से देखने के पर्पज से अगर देखें तो शेयर होल्डर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल और एक तरह से ओनर कहलाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली जो काम कर रहा है वो मैनेजमेंट बॉडी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वही काम करती है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो बिजनेस रहता है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है और पोजेशन जो है एक तरीके से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मान लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली वही बिजनेस को देख रहे होते हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो अपना डिविडेंड पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट, या फिर ओनर बने बैठे हैं।
और जो भी उनका कनेक्शन है उस बिजनेस से वो डिविडेंड प्राप्त करना है। एक तरीके से उनका ऑब्जेक्टिव भी डिविडेंड प्राप्त करना है। वहीं जो मैनेजिंग बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ठीक है। उधर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो सैलरी वेजेस उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबका अपना अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो सब अपना अपना काम निकालने के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कई बार वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो वो अपने प्रॉफिट को मद्देनजर ले रहे हैं। शेयर होल्डर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको डिविडेंड टाइम से प्राप्त हो, अच्छा डिविडेंड मिले, अच्छा कंपनी ग्रो करे, तो उस तरीके से वो कुछ अपने डिसीजंस लेंगे। उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेथार्जिक हैं, एक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरेस्ट को लेकर के, ऑब्जेक्टिव को लेकर के बिजनेस के, वो इसमें कई बार देखने को मिलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने तरह की कंपनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरह की कंपनी के बारे में बात करेंगे, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ठीक है, देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है प्राइवेट कंपनी। तो इसमें लिखा है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अपने शेयर्स वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि अगर पब्लिक कंपनी में देखा जाए तो शेयर होल्डर्स अपने जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग चलती रहती है। जबकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स ने एक बार शेयर खरीद लिए तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ दे रखा है हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का, वो उसे बेच खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हैज़ अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, यानी प्राइवेट कंपनी में देखा जाता है कि 2 मेंबर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट है 200, ठीक है। तो 200 मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम 2 मेंबर्स। जबकि अगर पब्लिक कंपनी में देखें तो हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, यानी मिनिमम यहाँ पर 7 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड मेंबर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़, यानी कि प्राइवेट कंपनी में पब्लिक इन्वाइटेड नहीं होती है, ठीक है। पब्लिक को हम इन्वाइट नहीं करते अपनी सिक्योरिटीज़ बेचने के लिए। और जबकि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़, यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, यहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को जो पब्लिक है उसको इन्वाइट करते हैं कि वो उन्हें खरीदे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्विटेशन दिया जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पब्लिक इन्विटेशन नहीं होता। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनमें ये ज़रूरी है कि पीवीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड उनके नाम के पीछे लगना ज़रूरी है, ठीक है। जबकि ऐसा पब्लिक कंपनी में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को इशू करना भी इंपॉर्टेंट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तभी इशू होता है जब हम पब्लिक इन्विटेशन देते हैं, यानी कि पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ इनवाइट करते हैं खरीदने के लिए, तब हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। तो वो काम पब्लिक कंपनी में देखा जाता है कि वहाँ पर प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल करना कोई कंपलसरी नहीं होता, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना भी हम अलॉट कर सकते हैं शेयर्स, ठीक है। जबकि ऐसा पब्लिक कंपनी में नहीं होता, जब वहाँ पर क्या है अलॉट हम तभी करेंगे जब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नीड टू हैव 2 डायरेक्टर्स मिनिमम, यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो नीड टू हैव 3 डायरेक्टर्स मिनिमम, ठीक है, एंड मैक्सिमम उसमें लिमिट होती है 15। तो यानी 15 मैक्सिमम लिमिट तो दोनों में ही होती है, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम लिमिट है। जबकि अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और इसमें 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जब पब्लिक कंपनी में ये भी कहा है कि इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बिजनेस तभी शुरू किया जाएगा जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही
यानी प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही हम इस अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। जबकि अगर पब्लिक कंपनी में देखें तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तभी जाकर उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी प्राइवेट कंपनीज में इंडेक्स रिक्वायर्ड नहीं होता। मेंबर्स का जो इंडेक्स होता है कि भाई कौन कौन से मेंबर हैं, क्या क्या है, तो इस तरीके के इंडेक्स इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता बनाना। जबकि अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में इंडेक्स प्रिपेयर करना मेंबर्स का वो कंपलसरी होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी यदि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी सहायक कंपनी है यदि, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम एक तरीके से पब्लिक कंपनी के रूप में ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो तब तक आप अपना रिवीजन जारी रखें और पढ़ते रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ग्रो विद ग्रेड्स। थैंक यू।